खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जर्मनी में राहुल गांधी का पहला वार। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और फिर आईएसआईएस का एग्जाम्पल देते हुए यह कहना कि अगर सरकार किसी को कोई विजन नहीं देगी तो वो कहीं और से विजन ले लेगा। लंदन पहुंचकर राहुल गांधी का दूसरा बड़ा वार। आरएसएस और अरब के कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में कोई फर्क नहीं। वही मुस्लिम ब्रदरहुड जिसके लिए शरिया सुप्रीम है, जो सेकुलरिज्म के बजाय इस्लामिक कट्टरपंथ को तरजीह देता है। अरब के कई देशों में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी सरकारों के खिलाफ इसने आंदोलन छेड़े और फिलहाल यह खुले तौर पर सियासत में है। इजिप्ट, ट्यूनीशिया और टर्की में यह चुनाव लड़ चुका है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की कोशिश में है। बहरहाल राहुल के आरोपों से बीजेपी आग बबूला है। सरकार का कहना है कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को किसी ने हिंदुस्तान के नाम की सुपारी दे रखी है, जो वो इस तरह विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि मुल्क से बाहर हुकूमत पर हमले से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं राहुल गांधी। इसी पर आज होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे ही देश को बांटने में लगे हुए हैं, हमारे ही देश में नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी जब भी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं, कोई न कोई मुतनाज़े बयान अक्सर दे देते हैं। जर्मनी दौरे के दौरान राहुल ने ऐसे बयानात की गोया झड़ी सी लगा दी है। राहुल ने जमकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी सबकी है, सबके लिए काम करती है और हमारा काम वो जो सोच है उसको फैलाने का है। आज हिंदुस्तान में जो सरकार है दूसरे तरीके से काम करती है। हमारा कंपटीशन चाइना से है, या रोजगार उधर जाएगा या फिर हिंदुस्तान आएगा। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे ही देश को बांटने में लगे हुए हैं, हमारे ही देश में नफरत फैलाते हैं। हमारा काम लोगों को एक साथ लाने का है और देश को आगे बढ़ाने का, और यह काम हमने करके दिखाया है। राहुल के बयान पर बीजेपी सख्त बरहम है। जिस सामंती परिवार का इतिहास दागी हो और भूगोल बागी हो, वो इसी तरह के बहकी बहकी बातें करते हैं। कभी ऐसा सुना है आपने कि विदेश की धरती पे जा कर के एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी का प्रेसिडेंट और देश को गाली बक रहा हो, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, देश को में नौजवानों को आतंकवादी बनाने की घोषणा कर रहा हो? इससे पहले राहुल ने हैम्बर्ग में तलबा को खिताब करते हुए मुल्क में बेरोजगारी का मामला उठाते हुए मॉब लिंचिंग और तशद्दुद के बढ़ते वाकयात को बेरोजगारी से मंसूब कर दिया था। आलमी दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस के लोगों को तरक्की के अमल से बाहर रखने और लिंचिंग के वाकयात को नोटबंदी से जोड़कर राहुल गांधी खुद तनाज़े में घिर गए हैं। और राहुल के हमलों के जवाब में बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि राहुल ने बैरून मुल्क में मुल्क की छवि खराब करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी जी इन सबको घृणा करती है और इस घृणा से उपजती है इस प्रकार की अपरिपक्व बातें, इमैच्योर बातें, इररेस्पॉन्सिबल बातें। यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट मैच्योर मिस्टर राहुल गांधी। उधर राहुल के दिफा में आए कांग्रेस लीडरों का कहना है कि राहुल गांधी ने तो महज मोदी हुकूमत का असली चेहरा अवाम के सामने लाने के लिए इस जानिब तवज्जो दिलाई है। बेरोजगारी की यही स्थिति रही और लोग इसी तरह बेरोजगार रहे नौजवान, तो नौजवान गलत हाथों में पड़ सकते हैं। इसी का आगाह किया राहुल जी ने और बहुत ही सही बात कही है। इन तमाम इल्जामात और जवाबी इल्जामात के दरमियान सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुल्क से बाहर अपोजिशन पर हमले से राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या बैरून मुल्क हुकूमत पर तनकीद करके राहुल गांधी कांग्रेस की 2019 की राह आसान कर सकेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क से बाहर हुकूमत पर हमले करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ आज राकेश त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। यासिर जिलानी साहब संघ का, आरएसएस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं। रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट, दशकों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, वो हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दो और खास मेहमान चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। अरविंद वाजपेयी साहब
नेशनल वाइस प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान साहब की पार्टी के, वो इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन बस चंद पलों में हमारे साथ होंगी। जैदी साहब, इसका जवाब अगर आप दे सकें, क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी ने जो बयानात दिए हैं जर्मनी में और उसके बाद फिर लंदन में, वो आपको लगता है एक देश के खिलाफ हमला है और देश को निशाने पर कहीं ना कहीं ले रहे हैं वो? क्योंकि आरोप बीजेपी ने यही लगाया। देखिए समीर भाई, मेरी जो जानकारी है वो ये है कि आपका जो चैनल है जी, वो तकरीबन 50-55 मुल्कों में देखा जाता है। बिल्कुल। तो आज जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो 50-55 मुल्क उसे सुन रहे हैं या उससे कम या ज्यादा सुन रहे हैं। तो ये कहना कि विदेश की धरती पे कुछ कहा गया है, आजकल तो जो देश में कहा जाता है वो विदेश को पता है, जो विदेश में कहा जाता वो देश में पता। मसला ये नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया आरएसएस नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया महात्मा गांधी है, गांधी जी है, गोडसे नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस महान नेता का नाम बताओ जिसने विदेश की धरती पर जाकर ये कहा था कि पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं जो हम भारत में पैदा हुए। उस महान नेता का नाम क्या है? हाँ। ये भी बता दीजिए सर। हाँ। तो ये नहीं बताएंगे। जो इस देश के अंदर हो रहा है, कल परसों की एक न्यूज थी टीवी चैनल पे, एक हमारी बहन बेटी आगे आगे नग्न अवस्था में थी, पीछे पीछे भीड़ थी। क्या वो हिंदुस्तानी देख रहा था? मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं, बिहार का आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार की घटना है, पूरे ने देखी, सबने देखी जी। तो वो आइडिया ऑफ इंडिया वो तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा सुन लीजिए, अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया जिसके पास बम पकड़े गए, उसके समर्थन में अगर कौन सी विचारधारा आंदोलन करती है, प्रदर्शन करती है, तो वो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। मुझे ये बता दे, आरएसएस कहना चाहिए, सारे मिलके बता दें, सनातन संस्था या वीएचपी या अभिनय भारत, ये तो आइडिया ऑफ इंडिया हो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। फिर इनसे आरएसएस का क्या संबंध है? कब इनसे अलग कर रही है? सीधे सीधे कहा जाए तो जो भी कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ आइडिया ऑफ इंडिया हो ही नहीं सकता। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। भाई एक चीज और है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जितने भी विघटनकारी संगठन हैं, मैं नाम ले दूं उल्फा, वो तो आइडिया ऑफ इंडिया हो नहीं सकता। इन सब से क्या रिश्ते हैं आरएसएस के, ये आरएसएस को स्पष्ट करना होगा। ठीक है, ठीक है। राकेश त्रिपाठी साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, सीधे सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपैरिजन किया है आरएसएस का राहुल गांधी ने। वो कह रहे हैं दोनों की सोच एक सी है। बीजेपी और आरएसएस भी इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं अपने बयानों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, और मुस्लिम ब्रदरहुड भी वही करता है। मुस्लिम ब्रदरहुड भी कट्टरपंथ की राह पर चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। सीधा आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी को बहुत सख्ती के साथ, या श्रीमती सोनिया गांधी जी को बहुत सख्ती के साथ तलाशना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो कांग्रेस का भला नहीं चाहता है, जो राहुल गांधी जी के साथ रह करके उनको इस प्रकार की एडवाइस करता है या उनके भाषणों को लिखने में इस प्रकार की गलतियां करता है या इस प्रकार की बातों को डालता है जिससे राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता और झलक के आती है। राहुल नहीं, और आप इस स्पीच को देखिए राकेश, भारत ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि किसी ने उनकी स्पीच लिखी है, उनसे सवालात हो रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है वो अपने दिल की बात बोल रहे हैं, एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, दिल की बात बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने लिखी होगी स्पीच, कम से कम देखकर तो मैं ये कह सकता हूं। मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, लेकिन देखिए, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से कि राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना समझाए कोई ऐसा वक्तव्य दे दे, ऐसा मैं इस बात से सहमत हो नहीं पाता हूं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी के समझाए अगर वो खुद ऐसा बोल रहे हैं तो यह और ज्यादा चिंता की। बिना तैयारी के मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बिना देखे नहीं पाए हैं इसलिए शामिल हो गए हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, ये जिस प्रकार से उन्होंने कल एक नई थ्योरी इजाद की कि आईएसआईएस में लोग इसलिए शामिल हो गए हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, कट्टरपंथी लोग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि बेरोजगार है। मैं मानता हूं इस तरह की थ्योरी राहुल गांधी जी ने लिख करके उसका एक और विस्तार किया है, जिसमें आलू से सोना निकालो, इधर से आलू डालो, सिकंजी और कोको कोला की स्टोरी, जो तमाम तरह की स्टोरियां उन्होंने भारत की धरती पर रह करके कही थी, उसी स्टोरी का एक विस्तार मात्र और माना जाएगा कि जो बेरोजगार है वो आईएसआईएस में भर्ती हो जाते हैं। मैं मानता हूं एक रोजगार की व्यवस्था
श्रीमती सोनिया गांधी जी को करनी चाहिए राहुल गांधी जी के लिए अब, क्योंकि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। वो भारत को अब तक समझ नहीं पाए हैं, आरएसएस की कार्यप्रणाली को, कार्यपद्धति को अब तक समझ नहीं पाए हैं। उनको महात्मा गांधी जी को पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी जी के जीवन को जब पढ़ेंगे और आरएसएस की शाखा में जब वो गए हैं और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, अगर वो उस बात को ही केवल पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आरएसएस के बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों से वो महात्मा गांधी ने जो आरएसएस के बारे में कहा है वो तो नहीं, लेकिन आज कांग्रेस के तमाम स्पोक्स पर्सन, तमाम लीडर्स जिनसे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने ये जरूर बताया कि गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स में क्या कहा गया है, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है और क्यों राहुल गांधी ने ये बातें कही। उन्होंने इस किताब का जरूर जिक्र किया, बंच ऑफ थॉट्स का जरूर जिक्र किया। बहरहाल राधिका खेड़ा आ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। राधिका, जिस बात का जिक्र राकेश कर रहे हैं, एक तो मुस्लिम ब्रदरहुड से, जो कि एक कट्टरपंथी संगठन है और खासतौर पर अमेरिका इसे बैन करने की फिराक में है, कोशिश में है, क्योंकि अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का खासतौर पर यह मानना है कि यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कंपैरिजन आरएसएस का। और दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र राकेश कर रहे थे, बेरोजगारी से आतंकवाद को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या लॉजिक है इन बातों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं, राकेश जी, आप महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे हैं, आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा की महात्मा गांधी जी के प्रति क्या विचार है और क्या आप लोग सोचते हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको क्या पुकारते हैं, वो जग जाहिर है। तो आप जिस तरीके से कोट कर रहे हैं, आप पहले अच्छे से पढ़ के आइए, हम जानते हैं आप लोगों ने उनको नहीं पढ़ा है। दूसरी बात पे आते हैं कि ये क्या बात बोली राहुल जी ने। ये बात समझने की जरूरत है कि देश में जो इश्यूज हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनकी एक मिमिक्री और मॉकरी बनाती है ये सरकार, और आधा अधूरा ज्ञान है इनको, पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये सिर्फ बातों के शेर है, काम में ढेर है। अपनी विफलताएं इन्होंने छुपानी है, तो कैसे करें? अब एडवर्टीजमेंट की सरकार है, 5,000 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, तो अजीब अजीब ड्रामा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिना सुने। बस उनको ये है ना कि बस बोलना है। राहुल गांधी जी ने जाके कुछ बोल दिया तो तुरंत उस पर रिएक्शन देना है। हाँ। ये नहीं सोचते कि क्या सच है और क्या झूठ है। बात आती है कि टेररिज्म क्या बढ़ता है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, अगर आपके, और पूरी बात सोचने की जरूरत है कि राहुल जी ने कैसा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस देश को एक सोच नहीं देंगे, हाँ, एक राह नहीं दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है कोई और देगा। हाँ, अगर सरकार कोई विजन नहीं दे पाएगी तो कोई और दे देगा। शैतान का घर होता है खाली दिमाग। हाँ। और अगर बच्चों के पास नौकरी नहीं होगी, और इसमें क्राइम भी बढ़ता है। ये भी तो देखिए ना, उस वक्त किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हो रही थी? बात आईसिस की हो रही थी, और वो समझाया उन्होंने कि और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार विजन नहीं दे पाएगी तो आईसिस विजन दे देगा। यही तो मतलब हुआ ना। नहीं समीर जी, समझने ये तो भारत के हिसाब से, हिंदुस्तान के हिसाब से तो बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता। नहीं समीर जी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया इराक का। उन्होंने कहा देखिए इराक में जैसा हुआ कि आईएसआईएस कैसे पनपी। एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो वो खाली बैठे थे, तो उन्होंने उनको ललचाया, ब्रेन वॉश किया। ये तो सब जानते हैं कि टेररिस्ट जो होते हैं वो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को, और जो खाली बैठे होते हैं पैसे का लालच देंगे, कोई लालच देंगे तभी तो कोई उनके साथ दिन भर जाएगा और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जान देने को तैयार होगा। आप उस बिना पर ये नहीं कह सकते ना कि आईसिस की पैदाइश जो है उसकी जड़ बेरोजगारी थी। बेरोजगारी की वजह से आईसिस जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ये तो नहीं कहा जा सकता। वन ऑफ द मेन रीजंस, और इस पे स्टडीज है बकायदा कि ये वन ऑफ द मेन रीजंस है। अगर हम इस देश की बात करें, हम हर तरीके की क्राइम बात करते हैं, हम लिंचिंग की भी बात करते हैं, हम जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, तो जनरल रावत जी का भी बयान सुनिए। उन्होंने भी कहा था कि जो पत्थरबाजी हो रही है और जो जम्मू कश्मीर की युवा की हालत है, वो इसलिए भी है, एक रीजन है कि वो बेरोजगार है। अगर हम आते हैं राजस्थान पे, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि लिंचिंग के लिए क्या जवाब दिया था उन्होंने, कि युवा बेरोजगार है, उनके अंदर हताशा है, कि उनके कुछ नहीं है करने को। तो ये मुद्दे हैं, ये सच्चाई है, आप कितना भागेंगे उनसे? इससे अच्छा कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला, आप ये देश को नौकरियां दीजिए, अपना काम, अपनी एजेंसी जो 200 लोग हैं, काम करने में लगाइए। यासिर जिलानी मुस्कुरा रहे हैं। यासिर, कुछ जस्टिफिकेशन कर पाई राधिका? आपको लगता है राहुल गांधी के जो बयानात थे, खासतौर पर आईसिस वाला जो बयान है, और ये लॉजिक आज कई लोग दे रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि भाई आपने देखा नहीं क्या 500-500 रुपए में किस तरह से कश्मीर के भटके हुए नौजवान आईसिस का झंडा लहराते हुए नजर आते हैं, तो बेरोजगारी तो जड़ है इसकी। कई लोगों ने लॉजिक दिया ये जी। मुझे बहुत हैरानी हुई राधिका पे, जैसी इलॉजिकल, इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल बात राहुल गांधी ने कही, आज उसी बात को ये उन्होंने आगे बढ़ाया है राधिका ने। आप कैसी बात कर रही हैं? राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, आखिर एडवाइजर
उन्हें कुछ तो एडवाइस करते होंगे। अभी आप किसी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं वो देख के नहीं पढ़ते हैं, इन्होंने सडनली एक सवाल आया उसका जवाब दिया। तो आप सवाल के जवाब में भारत के अस्मिता और अखंडता पे प्रहार करेंगे। आप आईएस, अच्छा ब्रदरहुड की बात करी है, ब्रदरहुड का इतिहास 1928 से उस मुल्क के लोगों से पूछिए जहां ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड का मतलब आतंकवाद के एक सिक्के के दो पहलू। जितना खूनी अंजाम ब्रदरहुड ने दिया है, दुनिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना ज्यादा खतरनाक अंजाम देने वाला शायद ही कोई होगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने एक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस से ब्रदरहुड को जोड़ दिया, एक कमाल की बात आपने करी। उसके बाद आपने ये कह दिया कि जो बेरोजगार होते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी से कि इंडियन मुजाहिदीन सिम्मी जैसे आउटफिट जब इसी भारत में बन रहे थे, पनप रहे थे, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार राज्यों में थी, तमाम राज्यों में आपका पूरा का पूरा वर्चस्व था। उससे क्या रिश्ते हैं? अरे सुन लीजिए आपका भी जवाब मैं दे रहा हूं, आपका भी जवाब। मैं उस सनातन अभिनव भारत पे भी आ रहा हूं। पहले आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी। हिंदुस्तान में पैदा हुआ मैं सिम्मी महान नेता का नाम बताओ ना, जिसने अरे श्रीमान जी सुन लीजिए, पहले इस जन्म में वो हिंदुस्तान में पैदा हो गया। ठीक है। अरे मैंने जो बात मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लीजिए। मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूं। हाँ, मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने कहा तब कहां थी कांग्रेस? तब क्या मुसलमान इन्हें आतंकवादी नहीं दिखाई दे रहे थे? इन्हें उस वक्त रोजगार दिखाई दे रहा था। आप देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप घृणा कीजिए मौजूदा प्रधानमंत्री से, मौजूदा प्रधानमंत्री के संगठन भारतीय जनता पार्टी से आप नफरत कीजिए, लेकिन भारत से नफरत मत कीजिए। आपके ही लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो तय करना पड़ेगा ना, आपके खुद के घर के लोग ये तो तय करना पड़ेगा ना। यही सवाल रामेश्वर पांडे साहब, मुझे लगता है आप तक आवाज पहुंच रही होगी। मेरा पहला सवाल यही था। यासिर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से पहले बर्लिन, पहले जर्मनी और फिर लंदन में जाकर सरकार पर अटैक बोला है, जो बातें कही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या बीजेपी जो कह रही है कि ये देश पर अटैक है, ये देश के खिलाफ, ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के खिलाफ सुपारी ले ली है, ये तक कहा गया है आज। क्या आपको लगता है कि वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं? मुझे 2 मिनट समय जरूर दीजिएगा जी। पहली बात तो मैं राहुल गांधी की बड़ी सराहना इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने ये साहस दिखाया है कि बिना नोट्स बनाए, बिना देखे किसी का लिखा हुआ वो खुद जवाब दे रहे हैं, और ये बदले हुए राहुल का रूप है। लेकिन मेरा आग्रह ये है कि थोड़ा और मैच्योरिटी आनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस को जिस तरह उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ा, तो उन्होंने वो न तो आरएसएस को समझते हैं न मुस्लिम ब्रदरहुड को समझते हैं। धर्म के आधार पर एक राज्य स्थापित करने वाले संगठन को उन्होंने संघ से जोड़ा, वह संघ जो वैध रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक देश में काम कर रहा है। तो थोड़ा संतुलन। आरएसएस सांप्रदायिकता का जहर फैला रहा है, इसको कहने के दूसरे भी शब्द और सलीका है, और निश्चित तौर पर आपको कहना चाहिए। दूसरी बात, मॉब लिंचिंग, बेरोजगारी से मॉब लिंचिंग होती है, तो कश्मीर में जो मॉब लिंचिंग हुई बेरोजगारों ने नहीं किया। जो गौ भक्त मॉब लिंचिंग करते हैं वो बेरोजगार नहीं है, ये समृद्ध लोग हैं। ये सांप्रदायिक दिमाग की नफरत भरी हरकत है, वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार मॉब लिंचिंग नहीं करते, बेरोजगार अपराध की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, वो चाहे यूपी में हुई हो या कश्मीर में हुई हो या गुजरात में हुई हो, मॉब लिंचर जितने हैं वो सब समृद्ध बैकग्राउंड के लोग हैं। तो इसको भी बाइफरकेट करना चाहिए। जहां तक ये बात है विदेश में, तो जो मैं यशवंत सिन्हा का कोट की सराहना करता हूं और समर्थन करता हूं कि जो मोदी जी ने किया, जब पहले मोदी जी विदेश में जाकर इस देश की राजनीति डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल, तो शंघाई का जो बयान भाजपाई उसका समर्थन कर रहे थे। आज राहुल जब वही कर रहे हैं,
तो आप कह रहे हैं देश की छवि बिगाड़ रहे हैं। तो बात दोनों ने की, लेकिन एक ने मैच्योरिटी के साथ अपनी बात कही, वही गलत काम किया मोदी ने जो राहुल कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ने उदाहरण और तुलना में भी एक बात को, एक लॉजिक को करने में उन्होंने गलत उदाहरण चुना जो उनकी मैच्योरिटी पर सवाल उठाता है। बस मुझे इतना ही कहना है, ये नहीं कहना चाहिए था। निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता का जहर फैल रहा है, वो देश में मानते हैं आप वाजपेयी साहब जो बात रामेश्वर पांडे साहब कह रहे हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। कि देश का अपमान तब भी होता है जब शंघाई में नरेंद्र मोदी जाकर ये कहते हैं कि भाई 2014 से पहले अपमान फील होता था कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं, और अब जो राहुल गांधी के बयानात आ रहे हैं वो भी। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी को पहले ये समझना चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अपनी कंट्री में थोड़ी भाषण दे रहे हैं, वो विदेश में भाषण दे रहे हैं। और बदनामी क्या कर रहे हैं? देश की बदनामी हो रही है, मोदी की देश की बदनामी या बीजेपी और आरएसएस की? बिल्कुल नहीं, या सरकार की। आरएसएस का बयान आज का है, कल का बयान क्या है कि भारत के पुरुष नारी का सम्मान नहीं करते हैं, ये बयान है उनका। भारत में जीएसटी और नोटबंदी आई, उसकी वजह से छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए और गांव में लोग चले गए और वो वहां मॉब लिंचिंग करते हैं। ये किसकी बदनामी कर रहे हैं? देखिए, सत्ता पाने के लिए छटपटाहट तो समझ आई हमको, लेकिन किस हद तक जाएंगे ये? देखिए, ये इनकी बचकानी हरकत है। शुरुआत किसने की इसकी? किस चीज की? विदेशी मोदी जी ने कभी नहीं, मोदी जी ने पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है, मोदी जी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है, देश को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है। बताइए कौन सा बयान है? पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे। लोग पहले ये कहते थे हमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए जो इस जन्म में हिंदुस्तान में पैदा हुए। नहीं तो हमने आतंकवादी का बयान, हमने व्यापारियों को क्या पाप किए थे भाई जोड़ दिया जो जिले जन्म में पैदा हुए हिंदुस्तान में? ये देश का अपमान है, ये देश का। महिलाओं का कितना सम्मान करते हो, परसों तरसों की बिहार की घटना बताती है, पूरा देश पीछे एक अवस्था में माता आ गया। जैदी भाई वाजपेयी साहब बोले जी। अरे आप डिबेट को ड्रेल ना करें, डिबेट को ड्रेल ना करें प्लीज। पूरा अधिकार है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन किस जगह कर रहे हैं? कोई समझदार आदमी जो होता है अपने घर की बुराई दूसरे के घर पे जाके करता है क्या? नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, व्यापारियों की बुराई, पुरुषों की बुराई, मतलब इस देश में कल्चर ही खत्म हो गया है, संस्कृति खत्म हो गई है। ये कहा है राहुल गांधी ने। इसमें लेकिन राकेश त्रिपाठी साहब, अब वो देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं, उस तरह से देखा जाए तो आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सरकार का गुणगान करेंगे बर्लिन पहुंचकर या लंदन पहुंचकर? समीर भाई एक बात बताऊं, उनके इस तरह के बोलने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और लाभ होता है। अगर एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते मैं अपेक्षा करूं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि राहुल गांधी जी ऐसे ही बोलते रहे तो 2019 के चुनाव में हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। लेकिन जब एक भारतीय तो माफी मांगने की बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। आपको फायदा, सारी बातों को नकारने के बाद कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज मेन अपोजिशन है। मेन अपोजिशन के नेशनल प्रेसिडेंट जब इस प्रकार की बचकानी हरकत करते हैं, इस प्रकार के अपरिपक्व बयान देते हैं, तो एक भारतीय के नाते निश्चित तौर पर हमारा जो हम जिसको भारत को सबसे मजबूत लोकतंत्र कहते हैं, उस मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष का नेता, विपक्ष के पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार की बचकानी हरकत करेगा तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है। लेकिन मैं साथ साथ में एक बात और जोड़ूं, राहुल गांधी जी ने आज जो आरएसएस की तुलना ब्रदरहुड से की है, ये कहकर के उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम जो पुरोधा थे जो उनके परिवार से ही आते हैं, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी और चाइना के साथ भारत के युद्ध में संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए थे, इतनी प्रशंसा की थी कि 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को न्योता दिया था। और सबने देखा है कि राजपथ पर किस प्रकार से संघ परेड में शामिल हुआ। तो आज नेहरू जी की उस भावना को उन्होंने दरकिनार कर दिया। उसके बाद गांधी जी की जो मुलाकात संघ प्रमुख से हुई है, उसमें जो गांधी जी ने संघ की प्रशंसा की है उसको उन्होंने आज नकार दिया है। जब इंदिरा गांधी जी ने एक नाथ राणा से 1977 में स्वामी विवेकानंद रॉक पर भाषण करने के लिए गई और जो संघ की उन्होंने प्रशंसा की है, कर दिया। सवाल भी बहुत सारे लोग उठाते हैं उस न्योते को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं राकेश, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब राधिका से लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
तो मुल्क से बाहर हुकूमत पर हमले से क्या हासिल करना चाहते हैं राहुल गांधी, इससे हासिल क्या होगा, यही हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, आरएसएस पर जिस तरह से अटैक बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आपके बड़े नेता प्रणब मुखर्जी खुद पहुंचते हैं, वहां जाकर वो स्पीच देते हैं। अभी जैसे राकेश त्रिपाठी जिस बात का जिक्र कर रहे थे 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड का, कि उसमें किस तरह से आरएसएस के लोगों को न्योता दिया गया परेड में शामिल होने का, तो एक वो चेहरा और दूसरी तरफ सीधे सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड से मिला देना, कह देना कि भाई आरएसएस तो सिर्फ इस पूरे देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? राकेश जी ने जो बात गिनाई, उनकी जो व्हाट्सएप की एक फेक फैक्ट्री है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से, चलो अब तो उनको थोड़ा मुश्किल हो रही होगी क्योंकि 5 ही ग्रुप में भेज सकते हैं मैसेज। हाँ। ये एक फैक्ट्री है, इनकी एक पूरी टीम बैठी हुई है, पूरा फ्लोर है, आया भी था अखबारों में कि बनाते हैं कंटेंट। अरे आप देखिए, और ये कहां से शुरू हुआ है? पाकिस्तान की वेबसाइट से जहां से शुरू हुआ है। थोड़ा रिसर्च करके आइए कोई चीज बोलने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना किसी अखबार में ऐसा आया, ना कहीं पे कोई लेटर है। आपको न्योता मिला, लेटर दिखाइए। लेटर होता तो आप लोगों ने छाप के नहीं लगा दिया होता। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, वो लेटर भी लगाया था और हर चीज दिखाई थी जिसमें सरदार पटेल जी ने बैन किया था आरएसएस को। आप भी कर दीजिए, लगाइए पूरे हिंदुस्तान में। आपको लगता है जो पार्टी 5,000 करोड़ अपने ऊपर खर्च करती है, यानी कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर रही है कि 1963 की परेड में न्योता नहीं दिया था नेहरू जी ने आरएसएस के लोगों को? अरे ये एक और बात कहते हैं कि हमारे 3,500 4,000 स्वयंसेवक उसमें थे। हाँ। क्या हिंदुस्तान की मिलिट्री आर्मी से ज्यादा स्वयंसेवक परेड में पार्ट लेंगे? कैसी बचकानी बातें करते हैं ये लोग। मतलब ये सारी फेक न्यूज है आपके हिसाब से? कुछ भी नहीं, ये सब फेक न्यूज है, इनकी फैक्ट्री से जो आती है। अब बात आती है कि राहुल जी ने क्या कहा। देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड की जब बात आती है तो एक वो विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा, जिसने किस तरीके से कितनी नफरत फैलाने को और एक ही सोच, एक ही चीज को आगे बढ़ाने को इस देश को खराब किया, और किस तरीके से उन देश में हालात हुए सबने देखा। तो आरएसएस आज क्या कर रही है? कितना भय इस देश में फैला हुआ है, कितनी नफरत है। और ये लोग बात करते हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि राहुल जी बाहर जाके बोल के आए तो देश की बदनामी हो रही है। अरे क्या देश की बदनामी तब नहीं होती जब एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और ये सरकार कुछ नहीं करती? क्या देश की बदनामी तब नहीं होती कि जब दलित बच्चे के कपड़े उतारे जाते हैं और उसे यूपी में मारा जाता है, पीटा जाता है, तब इस देश की बदनामी नहीं होती? क्या इस देश की बदनामी तब नहीं होती जब किसी छोटे छोटे बच्चे उत्तर प्रदेश में जो बोल भी नहीं सकते, उनके घरों में उनके साथ क्या सलूक हो रहे हैं, जहां पे वो अनाथ बच्चे रह रहे हैं, उनके साथ आए दिन रेप हो रहे हैं? क्या देश की बदनामी नहीं हो रही? जब आप जीएसटी, अनप्लान्ड जीएसटी लाके स्मॉल और मीडियम, 10 साल इस देश में यूपीए की सरकार रही, तब इस तरह के सारे क्राइम रुक गए थे क्या? तब देश में रामराज आ गया था क्या? देखिए किस तरीके से क्राइम बढ़ा। ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। खुद मिनिस्ट्री, जो राजनाथ सिंह जी की मिनिस्ट्री है, उनका खुद का जवाब है कि कितने लिंचिंग बढ़ी है, कितने क्राइम बढ़े, कितने 2000 से ऊपर कितने राइट्स हुए। तो ये मेरे जवाब नहीं है, इनकी सरकार कह रही है। लेकिन समझने की जरूरत है कि ये सब छुपा नहीं है। आप लोगों के टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया ने इस दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। तो ये चीजें देश को और विदेश को पता है। और क्या सच बोलना क्या गुनाह है? हम झूठ नहीं बोलते। आप भाजपा राकेश, ये बात आप मानते हैं कि खबरें तो पहुंच जाती हैं, ग्लोबल वर्ल्ड है, इंटरनेट की दुनिया है, कोई चीज छुपती नहीं आजकल। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे लंदन में लोग भी पढ़ रहे हैं, उसे न्यूयॉर्क में भी लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए जाकर अगर कोई यहां की बातें वहां बता रहा है तो कोई नई बात नहीं हो रही है। ये मानते हैं आप? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा राधिका जी को कि आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है, तो कम से कम आंखें खोल करके देखिए, इतिहास को पढ़िए, और इतिहास जो आप कहेंगे वही इतिहास गढ़ा जाएगा। आप वीर सावरकर को देशद्रोही घोषित कर दे, वीर सावरकर देशद्रोही हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस शामिल हुआ था या नहीं हुआ था, ये इसके लिए कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आरएसएस को। एक बात, हाँ। एक नाथ रानाडे के निवेदन पर विवेकानंद रॉक्स का उद्घाटन करने के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी, आप इसको भी नकार दीजिए। आप गोलवलकर जी की इंदिरा गांधी जी से बातचीत हुई थी, आप इसको भी नकार दीजिए। संघ के शाखा में, संघ के कार्यक्रम में, गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी गए थे, कुछ दिनों बाद आप इसको भी नकारिएगा। ना प्रणब मुखर्जी नहीं थे, उनकी तो प्रकृति थी, वो वहां पर कुछ इमेज लेकर के गए थे। परेड में पार्टी नकारती रहे, आंखें मुंह करके कहने क्या गया है। आप संघ की तुलना एक आतंकी संगठन से करने के राहुल गांधी के बयान को, और अगर न्योता मिला होगा तो वो संघ मुख्यालय में, मुझे लगता है नागपुर में जरूर मौजूद होगा, खारिज कर रही है। वो दिखा देना चाहिए आप लोगों को।
सोने से क्योंकि प्रेम इसको में लेकर होगा। मैंने कहा ना, मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये व्हाट्सएप फैक्ट्री की देन है। जगाया जा सकता है, लेकिन जाग करके सोने का नाटक कर रही कांग्रेस को कोई नहीं जगा सकता है। और कांग्रेस ने जब स्वयं तय कर लिया है कि वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का अंतिम अध्याय लिखेगी, तो राकेश त्रिपाठी या समीर अब्बास जी कांग्रेस पार्टी को जीवित नहीं कर पाएंगे। जब इनके प्रवक्ता राहुल गांधी जी की ऐसी बात पर फटकार लगानी चाहिए, डिनाई करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे अध्यक्ष से गलती हो गई है, तब भी उनकी वाहियात बात को ये जस्टिफाई करने के लिए तमाम गलत फैक्ट चैनलों पर रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और ये दायित्व भी है इनका। ठीक है अमीर हैदर ज़ैदी साहब, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मैं मोहब्बत की सियासत करने आया हूं। वो गले जब लगते हैं तो उसके बाद फिर बहुत सवालात हुए थे जिसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से नफरत के चलते राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर ऐसे बयान दे रहे हैं। देखो सुनो समीर भाई, हम मुस्लिम बिरादरहुड्स को सिर्फ इसलिए आतंकवादी या अलगाववादी या संगठन मानते हैं क्योंकि अमेरिका उसे मानता है। ये तो मानते हैं ना। अमेरिका ही कहता है वीएचपी, सनातन संस्था, बजरंग दल, अभिनव भारत ये आतंकवादी संगठन है। सर हम इन्हें नहीं मानते, ये कौन सा इंसाफ है। दूसरी एक चीज ये है कि कौन से भारत की बात कर रहे हैं। उन्नाव गैंगरेप का आज गवाह, चश्मदीद गवाह की हत्या हो जाती है, बगैर पीएम के उसका कफन दफन हो जाता है। ये कौन सा भारत है? क्या ये न्यूज सारी वहां बाहर नहीं जाती? बाहर जा रही है। अभी कोर्ट के महाराष्ट्र, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ऐलान किया कि हम साहब शरिया अदालतें बनाएंगे। सबने क्रिटिसाइज किया, सबने किया कि साहब ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है, कोई अपमान नहीं है। लेकिन हिंदू कोर्ट बन जाता है मेरठ के अंदर, और जो वहां पहली जज नियुक्त होती है वो कहती है 15 अगस्त को हम काला अध्याय मानते हैं, और न्यूज देती है, कहती है। महाराष्ट्र के अंदर जो आतंकवादी पकड़ा जाता है उसके नाथुराम गोडसे हमारे आदर्श हैं और हम यहाँ पर हिंदुओं के झगड़े निपटाएंगे, मृत्युदंड भी देंगे। दूसरे ये महाराष्ट्र के अंदर जो संस्था वो आतंकवादी पकड़ा जाता है सनातन संस्था का, उसके समर्थन में बाकायदा एक बयान देता है एक आदमी, टीवी के ऊपर प्रदर्शन होते हैं। ये कहते हैं साहब ये तो हथियार इसलिए इकट्ठे हुए थे कि एक गौ रक्षक दल का सदस्य था, जहां गौवंश की हत्या होती वहां हथियारों से हमला करते। तो ये क्या भारत है? तो ये न्यूज बाहर नहीं जाती, तो बाहर जाती है सब, लेकिन ये जवाब इनके पास हम सेलेक्टिव हो रहे हैं क्या? क्यों कि बगैर मुसलमान का नाम लिए हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलती। महाराष्ट्र में सनातन संस्था से जुड़े हुए बहुत सारे लोग पकड़े गए। महाराष्ट्र एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। वैभव राउत से शुरुआत हुई थी इस गिरफ्तारी की, और हमने देखा उसके बाद कि मुंबई में नाला सोपारा में महाराष्ट्र एटीएस के खिलाफ जुलूस निकाला गया। एक बात, और उस जुलूस में वैभव राउत जिंदाबाद के नारे लगे। ये हो रहा है ना इस देश में, कब तक आंखें बंद करेंगे इससे हम? एक बात बताइए कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जो अपराधी थे वो पकड़ लिए गए, तो आप ये भी तो देखिए कि कितनी तत्परता है। लेकिन मैं अपनी बहन को थोड़ा उनके ज्ञान को और बढ़ाना चाहूंगा। जिस तरीके से वो एक चीज क्रमबद्ध तरीके से काउंट करा रही थी, क्या वो भूल गई 2014 तक जो दंगों का इतिहास रहा है भारत में? 10,000 दंगे रहे हैं। 84 जैसा लिंचिंग हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकती जहां सिखों का नरसंहार किया गया। उस भारत ने देखा है। भारत को जो विरासत में मिला है भारत के लोग जानते हैं, और दुनिया में भी तमाम लोग जानते हैं। निर्भया जैसा मुझे ये दर्दनाक केस, निर्भया जब बात होती है एक तरीके से, सुन लीजिए, नहीं मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, दंगों की कैटेगरी में रखिए ना। मॉब लिंचिंग से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसलिए याद आ जाते हैं स्ट्रेटजी है क्या? जब आप नहीं, जब आप इलॉजिकल बात करेंगे, आप तर्क नहीं देंगे। आप डिबेट में जब तर्क की बात करेंगे, देखिए यहां सवाल राहुल गांधी के ऊपर हो रहा है। आप लेके उन्नाव और सोशल मीडिया की खबर की हिंदू कोर्ट बन गया। आप कम से कम ऑथेंटिक बात रखें जो हमारे सोशल मीडिया की बात नहीं है, ऑथेंटिक करेंगे तो याद दिलाना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा। और आप किसी भी चीज खबर सही है, तो आप किसी भी
आप किसी भी चीज को, समीर साहब, आप किसी भी चीज को आरएसएस और भाजपा से नहीं जोड़ सकते। इस लोकतंत्र में लोग अपनी आजादी की बात करते हैं, और अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो आप कैसे जोड़ देंगे? आप कैसे कटाक्ष लगाएंगे? नहीं तो आप अभी तो ये आया कि शरिया कोर्ट बनी तो हिंदू कोर्ट बन गया, तो बन गया तो आप आइए साथ उसको खत्म करने के लिए। जैसे शरिया कोर्ट के खिलाफ हमने बोला है, वैसे हिंदू कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे। आप ये हिम्मत रखिए, ये हिम्मत दिखाइए, तब बदलाव आएगा। राहुल गांधी के ऊपर सिर्फ जो बात आती है, राहुल गांधी, आप नफरत करिए, मैं बार बार कर रहा हूं, मौजूदा सरकार से करिए, आप मोदी जी से करिए, लेकिन भारत की अस्मिता और अखंडता को कम से कम बरकरार रखिए। आप भारत की अस्मिता अखंडता पे सवाल उठाते हैं। मेरी बात रह गई थी, भारत में और भी प्रधानमंत्री रहे, और भी विपक्ष के लोग रहे, और विदेश में इसी तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन कभी इस तरह के निम्न स्तर पे आके कोई राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं कहा है, कभी नहीं करा है। ये 70 साल का इतिहास अगर जिसने भी पढ़ा होगा, जिसने भी देखा होगा, उसे मालूम है। पांडे साहब, हमारी सियासत इस तरह की हो गई है कि क्या लाइन अब क्रॉस हो रही है क्या? जिस तरह के बयानात विदेशी जमीन पर हमें सुनने को मिल रहे हैं अपने नेताओं के, क्या लाइन क्रॉस हो रही है क्या सच में? नहीं, देखिए, पिछले 2 दशक में राजनीति में शब्दावली बहुत लोएस्ट स्तर तक चली गई है। इसी तरह राजनीतिक शैली भी बहुत बदली है। मैं पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे खूबसूरत मजबूत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र इसलिए है मजबूत क्योंकि यहाँ संविधान के अनुसार इस देश को चलाना है, संविधान के अनुसार संवाद और अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें शरिया कोर्ट हो, चाहे हिंदू जो वो पंचायत बन गई मेरठ में वो हो, चाहे कश्मीर का आतंकवाद हो, या मुस्लिम आतंकवाद हो, या सनातन संस्था का आतंकवाद हो जी, सबको खंडन करना है, और सब लोग पकड़े भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं याद सिर्फ एक चीज दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस साथियों को कि राजीव गांधी गए थे अमेरिका, उसी तरह का स्वागत हुआ था जैसे ये भाजपाई इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय मुझे याद है कि ग्रैंड वेलकम हुआ था राजीव गांधी का, लेकिन राजीव गांधी से इंटरनेशनल प्रेस ने सवाल पूछा था। राजीव गांधी एक्सटेम्पोर, और जबकि वो राजनीति में उनको अरुचि थी, वो हिचक के बाद राजनीति में आए थे, एक दुर्घटनाग्रस्त परिस्थितियों में आए थे, लेकिन इतना मेच्योर जवाब था, एक बार फिर उसको रिवाइंड करके देखा जाए। यही सवाल थे, भारत में कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उसे पता है कि विपक्ष भी उसका एक अनिवार्य हिस्सा है, और हिंदुस्तान की राजनीति में और लोकतांत्रिक परंपरा में तो यह दिखाई पड़ा है कि कांग्रेस सत्तारूढ़ रही है, और विपक्ष के नेताओं तक ने विदेश में जाकर, अभी अटल जी का ये चल रहा है हर जगह, तो ये सभी कांग्रेस के लोगों ने स्वीकार किया। खुद नरसिंह राव ने अटल बिहारी को भेजा था, और इंदिरा गांधी के तमाम इंटरव्यू मैंने देखे हैं। विदेशी जो आते थे, बीबीसी के पत्रकार का इंटरव्यू उनका आखिरी आप सुनिए, सवाल उठते थे, जलते हुए सवाल होते थे, विपक्ष के बारे में होते थे, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी ने विपक्ष को इस तरह लेट डाउन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये अपना इंटरनल मामला है। बांग्लादेश के मामले में, बांग्लादेश जब संघर्ष हो रहा था तो विपक्ष की क्या भूमिका थी? तो भारत का लोकतंत्र संपूर्ण रूप से, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां मॉब लिंचिंग न हो, जहां रेप न हो रहे हो। अमेरिका है, अमेरिका में अभी सारे अखबारों ने अपनी संपादकीय वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ संपादकीय लिखी। तो दुनिया में क्राइम है और दुनिया में हो रहा है। मुस्लिम देशों में देखिए कितनी तबाही की हालत है। लेकिन जब हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं तो इन सारी गंदगी से, हर तरह के आक्रामकता से लड़ने की जरूरत है, हर तरह के उन्माद से और सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। तो भारत का लोकतंत्र इन सारी दिक्कतों से जूझ रहा है, तो सब सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर जूझना है, क्योंकि
संविधान के आलोक में सारे लोगों को जब संसद में बैठते हैं, मानते हैं वाजपेयी तो साहब, ये लानत मलानत का जो सिलसिला है ये दोनों तरफ से जिस तरह से हो रहा है वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह से एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से हमारी अप्रोच सेलेक्टिव होती जा रही है कुल मिलाकर। नहीं देखिए, इसमें सिलसिला जो बन रहा है वो सीधा सीधा बन रहा है कि राहुल गांधी सत्ता को पाने के लिए फ्रस्ट्रेशन में है। और हो क्या रहा है कि मोदी जी जब जाते हैं विदेश में, उनका जो स्वागत होता है, जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, हाँ। तो उसी को कॉपी करने की कोशिश उसकी फ्रस्ट्रेशन है ये आप कह रहे हैं। उसकी कॉपी कर रहे हैं, कभी बर्लिन में जा रहे हैं, कभी लंदन में जा रहे हैं, लेकिन वो कॉपी करते करते ये भूल रहे हैं कि क्या बोलना है उनको। भाई क्रिटिसाइज करिए पॉलिसी, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हैं, आप कहते हैं देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये देश के लोगों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देश को नहीं कर रहे। हाँ। नारी का अपमान पुरुष करते हैं, व्यापारी जो है वो लिंचिंग में इन्वॉल्व है। देखिए, ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, चाहे वो मूडीज है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, ये सब एप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया की डेवलपमेंट को, और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा? एक्चुअल क्या हो रहा है, तो मतलब जो ऑपोजिशन का लीडर है उसको भी विदेशी धरती पर जाकर खूब अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है, चारों तरफ से आंखें हम बंद कर लें, बहुत अच्छा हो रहा है, रामराज आ गया। आप क्रिटिसाइज करिए, आपका अधिकार है, लेकिन जब आप विदेश में जाएंगे तो बड़े समझ के बोलेंगे। और आप खाली राहुल गांधी नहीं है, आप अपोजिशन के लीडर भी हैं, 3 टर्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और आपने सपना लगाया हुआ है कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। तो कैसे आंख मारोगे पार्लियामेंट में बैठ के, या जबरदस्ती गले पड़ो? मतलब समझे नहीं आप। डेवलपमेंट के मुद्दे पे जाइए, GST आप क्रिटिसाइज करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको व्यापारियों से लिंचिंग से जोड़ेंगे आप? ये किसने अधिकार दिया आपको? देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और इसको सीरियसली तरीके से लेना चाहिए। पांडे जी की बात से बिल्कुल सहमत है हम, हाँ। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। हाँ। प्रवक्ता यहाँ डिफेंड करे जा रहे हैं उनको, राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सब सामने दिख रहा है, सबकी वीडियो चल रही है। हाँ। सबके पास वो मैटर है, उसमें हाँ। उसको बचाव करने की क्या जरूरत है? बल्कि उनको देश से माफी भी मांगनी चाहिए, इसके साथ माफी मांगनी चाहिए। और माफी की मांग आज राधिका बीजेपी ने भी की है, खासतौर पर जब उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की तो बीजेपी ने यह कहा कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और कुल मिलाकर जो बात हो रही है कि 6 देशों ने बैन किया है, इट इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जनाब कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका ने नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ने अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं, बट 6 कंट्रीज ने बैन किया हुआ है। हाँ, कई जगह पर किया है। और जो फिलिस्तीनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमस, वो उसको भी मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ब्रांच माना जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन राधिका अभी फिलहाल जो बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आज जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक टाइप की सोच और एक टाइप की चीज चाहता है कि वहां पे हो। हमने क्यों उसकी तुलना करी? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी चुन के आए थे, उनका नारा भी था, बहुत नारे आए थे, उनमें से एक था सबका साथ सबका विकास। बनने के बाद हम यूपी का ही ले लेते हैं, क्योंकि वो सांसद है यूपी से और कैसी उनकी सरकार है यूपी में। आप बताइए, वहां पे कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दी? सबका साथ सबका विकास कहा गया। अब आते हैं दलित भाई बहनों पे, उनके खुद के मंत्री ये सवाल उठाते हैं कि क्या हालात है, किस तरीके से आदित्यनाथ जी जाते हैं और खुशबूदार पानी से नहाते हैं। और बाकी स्टेट्स के MP भी, दिल्ली के MP ने भी सवाल उठाया कि इसकी सरकार की नीति और नियत दलितों के प्रति क्या है। फिर आते हैं सबका साथ सबका विकास महिलाओं पर, किस तरीके से इन्हीं की महिलाएं थी MP स्मृति ईरानी जी, सुषमा स्वराज जी, माननीय इतनी सारी MP हैं जो आ जाती थी सड़कों पे और न्याय मांगती थी। अब जब उनके खुद ही की MLA अक्यूज है, तब सबके सब चुप बैठी है। तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? तो सही तो कह रहे हैं कि एक ही टाइप की सोच, वो सोच कि देश को बांटने की सोच, भाई को भाई से लड़ाने की, जातिवाद फैलाने की, धर्म को लड़ाने की। कहाँ आप सबको साथ लेकर जा रहे हैं? आप एक ही तरीके के लोगों को तो साथ लेकर जा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने जाके यहाँ बोल दिया, वो बोल दिया। क्या दुनिया में जाके सच बोलना गुनाह है? क्या आज आप उनको इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं? माना आप 4 साल से झूठ बोलते आए हैं इस देश को, माना आप लोगों के DNA में ही झूठ रह गया है, क्योंकि 4 साल से इस देश को आपने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला है, हर साल वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं। ठीक है, राकेश जवाब देना चाह रहे हैं। हम कभी सच, हम माफी क्यों मांगे? क्या प्रधानमंत्री 4 साल से देश को झूठ बोलने के लिए, बरगलाने के लिए माफी मांगेंगे? राकेश, इस आरोप को झेलने के लिए तैयार हो जाइए। 2019 से पहले एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटी पार्टी है बीजेपी, पार्टी है, महिलाओं की भी विरोधी है। ठीक है, ठीक है राकेश। चलिए, राधिका जी ने अपनी ही बात को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, मैं उनकी ही बातों का उदाहरण देकर के बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए इसलिए हम एंटी मुस्लिम हैं।
इन्होंने ही कहा कि हमने महिला, कई हमारी पार्टी में कई महिलाएं मंत्री हैं, उसके बावजूद महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो यानी इससे स्पष्ट हो गया कि हमने अगर मुस्लिमों को टिकट दे दिए होते तो भी हम मुस्लिमों के शुभचिंतक नहीं हो सकते थे, क्योंकि महिला मंत्री है तब भी महिलाओं की शुभचिंतक नहीं है। अपनी ही बात से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। हमने जब उज्ज्वला योजना के तहत आज गांव में जब घर में चूल्हे पे हटाए हैं, धुआं हटाया है और गैस कनेक्शन पहुंचाया है, तो उसमें हमने दलित के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की है, हमने उसमें सवर्ण को अलग नहीं किया है, हमने मुस्लिम में इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। वो हर गरीब के घर में पहुंचा है और बड़ी संख्या में दलितों और मुस्लिमों के रोजगार पर कंपैरिजन चाइना से हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 घंटे में 50,000 रोजगार मिल रहा है चाइना में, और यहाँ पर 450। जब आज हमने नहीं, आज देखिए राहुल गांधी जी की सोच को बता रही थी। इनको बताना चाहिए था कि देश में शौचालय क्यों नहीं बने थे। राहुल गांधी जी की सोच अब तक शौचालय तक क्यों नहीं पहुंच पाई थी, क्यों महिलाओं को अपनी मान मर्यादा के लिए किस प्रकार की नारकीय जीवन से गुजरना पड़ता था। गांव की परिस्थितियों को समझिए। इस समय मानसून का समय चल रहा है, मानसून के समय में गांवों में महिलाओं को किस मर्यादा के नाते किस तरह से जीवन जीना पड़ता था, उसकी कल्पना भी राधिका जी नहीं कर सकती हैं। और उस पीड़ा को नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया और आज देश में बड़े पैमाने पर व्यापक अभियान लेकर के हमने शौचालय बनाने का काम किया है। राधिका जी, आप नरेंद्र मोदी जी की सोच तक सोच भी नहीं सकती हैं, इसलिए बेहतर है कि राहुल गांधी जी को बस इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस डिबेट में जो तेवर नजर आ रहे हैं वो ये साफ करते हैं कि 2019 नजदीक है और अब ये तेवर और ज्यादा तीखे होंगे, संभलेंगे, इसकी उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18। शब बखैर।